जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग 300। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शाहरुख, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। 300 303 तक हम देख चुके थे, है ना? और आज देखते हैं अगली धारा 304 क्या कहती है। क्या कहती है 304? कल्पना। कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। जी 304 बात करती है लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। देखिए हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो निर्दोषिता के सिद्धांत पर काम करती है। ये अभियुक्त को तब तक निर्दोष मानती है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए। तो 304 जो है उस निर्दोषिता के सिद्धांत का पालन करने के लिए ही धारा 304 यहाँ उपस्थित है। और ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को लीगल एड के अभाव में, मतलब कि उसको विधिक सहायता मान लीजिए वो उपलब्ध कराने में असमर्थ है अपनी किन्हीं कारणों से, भाई कोई लीगल रीजन भी उसका क्या बोलते हैं, कोई आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, उसके पास वकील को देने के लिए फ़ीस नहीं है या कुछ और कारणों से उसे वकील उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ 304 जो है वो लीगल एड की बात करता है। जिस प्रकार राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध कराता है अपने नागरिकों के लिए, ऐसे ही एक्यूज को यदि लीगल एड उपलब्ध नहीं है तो कुछ मामलों में 304 बता रहा है। क्या कहता है देखते हैं। ये कह रहा वेयर इन अ ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन द एक्यूज इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर एंड वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट that the accused has not sufficient means to engage a pleader, the court shall assign a pleader for his defense at the expense of state। तो कोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे अभियुक्त के लिए जिसके पास अपने लिए डिफेंस में लॉयर खड़ा करने की स्थिति नहीं है, ठीक है, तो 304 का उपधारा 1 यही बात कर रहा है कि उसको कोर्ट जो है एक अधिवक्ता मुहैया कराएगा और उस अधिवक्ता की फीस कौन देगी? राज्य सरकार देगी। ठीक है मुगले आजम? यस सर। एमिकस क्यूरी शब्द एक आता है, तो एमिकस क्यूरी का पैनल जो है वो इसी मकसद से तैयार किया जाता है कि जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है उसको यदि अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ती है तो वो एमिकस क्यूरी के पैनल में से कोर्ट जो है किसी भी अधिवक्ता को उसमें से, नॉर्मली उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम बना होता है, हायरार्की बनी होती है कि इस नंबर तक केस मिल गया तो फिर अगले नंबर के एमिकस क्यूरी को केस उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसी व्यवस्था है। समझ आ गया 304 का उपधारा 1 एनु? यस सर। हाँ। उपधारा 2 कहती है द हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय जो है क्या कर सकता है? नियम बना सकता है। ठीक है। क्या? द मोड ऑफ सेलेक्टिंग प्लीडर्स फॉर डिफेंस अंडर सबसेक्शन 1। उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन करने का ढंग, ठीक है, उच्च न्यायालय तय करेगा इस बात को और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से तय करेगा। बी पार्ट कह रहा है द फैसिलिटीज टू बी अलाउड टू सच प्लीडर्स बाय द कोर्ट्स। ऐसे प्लीडर को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का। सी द फीस पेएबल टू सच प्लीडर्स बाय द गवर्नमेंट एंड जनरली फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 1। ऐसे प्लीडरों को राज्य सरकार द्वारा संदेह फीसों का और साधारणतः
उपधारा 1 के प्रयोजनों का कार्यान्वित करने के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकता है। कौन बना सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बनाएगा, लेकिन इसके लिए प्री अप्रूवल राज्य सरकार से ली जाएगी, क्योंकि धन तो राज्य सरकार का ही खर्च होने जा रहा है। तो इस संबंध में अप्रूवल जो है वो राज्य सरकार से लिया जाएगा। ठीक है। उपधारा 3 कह रही है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 shall apply in relation to any class of trials before other courts in the state as they apply in relation to trials before court of session। और उपधारा 3 कह रही है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए उपधारा 1 और 2 के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं। क्या समझे? देखिए, उपधारा 1 में तो केवल सेशन न्यायालय की बात की गई थी, और उपधारा 3 ये कह रहा है कि नोटिफिकेशन के द्वारा ये जो उपबंध है उपधारा 1 और 2 के, ये उपबंध राज्य के अंतर्गत चलने वाले सभी न्यायालयों पे लागू होंगे। शाहरुख, क्लियर हुआ बेटा कुछ? यस सर। क्या क्लियर हुआ, एक बार बता दीजिए। कौन से सर? हमने धारा 304 पढ़ी। जितने भी न्यायालय है सर वो। हाँ, देखिए, तीन उपधाराएं हैं 304 की। पहली उपधारा में ये बताया गया है कि सेशन न्यायालय के अंतर्गत अगर कोई मामला चल रहा है और वहाँ जो अभियुक्त है, अभियुक्त के पास अपनी प्रतिरक्षा के लिए प्लेडर नियुक्त करने के लिए, अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो कोर्ट जो है वो राज्य सरकार के खर्चे पर उसे अधिवक्ता मुहैया करा देगी। उपधारा 2 बता रही है कि इस संबंध में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से हाई कोर्ट नियम बनाएगा, रूल्स बनाएगा। और उपधारा 3 कह रही है कि राज्य सरकार किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से उपधारा 1 और 2 वाले मामले राज्य के अंतर्गत चलने वाली सभी अदालतों पर, सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। तो फिर उपधारा 3 के अनुसार वो कोई सीजीएम कोर्ट भी हो सकती है, एसीजीएम कोर्ट भी हो सकती है, जहां अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए राज्य के खर्चों पर। और उसके लिए क्या मतलब कि मापदंड क्या है कि ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त साधनों का ना होना। ठीक? यस सर। क्लियर हुआ कल्पना? जी सर। जी, एक केस लॉ लिख लीजिए। केस लॉ है हीरामन पुत्र सखाराम बोरकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2000 का है, CRLJ। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार रिपीट करना प्लीज। यह है हीरामन पुत्र सखाराम, हीरामन पुत्र सखाराम बोरकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2000, CRLJ बॉम्बे 4185 का केस है। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि किसी निर्धन व्यक्ति के लिए राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता नियुक्त करने से इनकार न्याय से इनकार करने की कोटि में आता है। क्या समझे? 2000 का है सर, 2002 को 4 का है। 2000 ओनली, 2000, 2000। क्या समझे? क्या कहा कल्पना कि यदि आप किसी व्यक्ति को अधिवक्ता नियुक्त करने से इनकार कर रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उसे न्याय से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे प्रतिरक्षा नहीं मिल रही है। ठीक है? ठीक है सर। जी ठीक है सर। सर। एक केस लो और नोट कर लीजिए। मोहम्मद अमीर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, 2012 का है। ये
मोहम्मद अजमल मोहम्मद अमीर कसाब वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सर ये वही केस है क्या जो ये पाकिस्तानी नागरिक था जिसको फांसी दी हुई थी जो? जी जी, ये वही कसाब है जो मुंबई में जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। ये बड़ा हाईलाइटेड रहा था, 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इसका ट्रायल पर। देखिए, हाँ, तो ये आप अपनी न्याय व्यवस्था की खूबसूरती देखिए कि एक जो आत्मघाती खुद मरने के लिए ही आया था, बस वो किस्मत से बच गया। उस जिस जवान ने सीने पे गोलियां खा के उसे पकड़ा था जीवित, क्या नाम था उसका, हेड कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस के, ठीक है। तो उस व्यक्ति पर भी हाँ, हेमंत करकरे वही थे सर? नहीं, हेमंत करकरे तो उसमें पुलिस के उच्च अधिकारी मारे गए थे, 3-4 पुलिस के टॉप। हेमंत करकरे तो वहाँ के जो है क्राइम ब्रांच के चीफ थे, आई थिंक, हेमंत IPS करकरे। थे, हाँ। हाँ, वो तो आईपीएस अधिकारी थे। वो सखाराम जने क्या नाम है उनका कांस्टेबल का, जिन्होंने उसको जिंदा पकड़ लिया था और उसने उसको बर्स्ट मार दिया था। वो तो इसकी फिल्म भी है, एक नाना पाटेकर की बड़ी अच्छी फिल्म है, उसको देखिए आप, उसमें सारा चित्रण मिल जाएगा आपको। तो सर AIR क्या बताया आपने? हाँ, बोल रहा हूँ, AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 3565। तो इसमें कहा गया है कि अभियुक्त के निशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार है वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रायल में मिलेगा उसको, उसके अरेस्ट होते ही उसका ये राइट उत्पन्न हो जाता है, समझे? समझ गए सर। ये कह रहा, राइट ऑफ एक्यूज्ड टू लीगल एड इज नॉट लिमिटेड टू स्टेज ऑफ ट्रायल, राइट अराइजेज द मोमेंट एक्यूज्ड इज अरेस्टेड इन कनेक्शन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये 304 वाला राइट जो है उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उत्पन्न हो जाता है। ये नहीं है कि हम ट्रायल में देखेंगे, ट्रायल में तुझे वकील उपलब्ध कराएंगे। उसने कहा गिरफ्तारी के समय भी आप अपने वकील की मांग कर सकते हैं ना। तो ये मसला, हाँ, वो तो सर कोर्ट में प्रैक्टिकल भी देखते हैं, हाँ, कि लीगल एड के पैनल में आज कौन सी कोर्ट में रिमांड ड्यूटी किसकी है। हाँ 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 हाँ, जी। चलिए, तो 304 आपको अच्छे से समझ आ गया? कोई डाउट किसी किस्म का हो? शाहरुख, एनु? यस सर, आ गया फोन। जी, बहुत बढ़िया। अब अगली धारा 305 है जो बात करती है प्रोसीजर व्हेन कॉरपोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूज्ड। 305 में ये बताया गया है कि जहां निगम या कोई पंजीकृत सोसाइटी अभियुक्त है किसी मामले में, तब प्रक्रिया क्या होगी, ये 305 CRPC बताती है, ठीक है। ये कह रही है कि इन दिस सेक्शन कॉरपोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉरपोरेट एंड इंक्लूड्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो पहली उपधारा तो इसकी बता रही है कि निगम के विषय में बता रही है कि इस धारा में निगम से कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी भी है। तो पहले तो आप निगम को पहली धारा में समझा दिया कि ये चीज़ हैं, तो उनको कॉरपोरेट माना जाएगा। उपधारा 2 कह रही है कि वेयर अ कॉरपोरेशन इज द एक्यूज्ड पर्सन or one of the accused persons in an inquiry or trial, it may appoint a representative for the purpose of the inquiry or trial, and such appointment need not be under the seal of the corporation। ठीक है, ये कह रहा है जहाँ कोई निगम या जहाँ कोई निगम किसी जांच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है। देखिए, जो निगम है ये एक्चुअली क्या है, लीगल पर्सन होता है ना, वो उसकी अपनी एक एंटिटी, एक अलग अपनी पहचान होती है निगम की, कंपनी की। तो ये उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये कह रहा है कि जहाँ कोई निगम किसी जांच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है, वहाँ वह ऐसी जांच या विचारण के प्रयोजनार्थ एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन करना आवश्यक नहीं होगा। तो सील आवश्यक नहीं है उस अपॉइंटमेंट के लिए। और उपधारा 3 कह रही है कि वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
a corporation appears any requirement of this code that anything shall be done in the presence of the accused or shall be read or stated or explained to the accused shall be construed as a requirement that thing shall be done in the presence of the representative or read or stated or explained to the representative, and any requirement that the accused shall be examined shall be construed as a requirement that the representative shall be examined. वॉइस ब्रेक डाउन हो रही है सर बहुत। वॉइस ब्रेक हो रही है, सभी को हो रही है या शाहरुख को ही हो रही है? एनु, कल्पना? नहीं सर, हमें नहीं हो रही। शाहरुख एक बार आप लीव करके दोबारा एंटर करो क्लास में जी। तो उपधारा 3 कह रही है कि जहां निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर होता है वहां इस संहिता की इस अपेक्षा का कि कोई बात अभियुक्त की हाजिरी में की जाएगी या अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि वह बात प्रतिनिधि की हाजिरी में की जाएगी, प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी, और किसी ऐसी अपेक्षा का कि अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि प्रतिनिधि की परीक्षा की जाएगी। देखिए, कंपनी एक लीगल पर्सन होता है और कंपनी यदि कोई अपराध करती है तो उसके जो जिम्मेदार अधिकारीगण होते हैं उनकी लायबिलिटी फिक्स होती है। भाई, कंपनी का जो एक लीगल रूप है, लीगल स्वरूप है, वो उसका कागजी स्वरूप ही तो होता है। कंपनी को उठा के जेल में थोड़े डाल दोगे आप, या कंपनी के खिलाफ थोड़े ही कोई आप, कंपनी के कुछ प्रतिनिधि होंगे जिन प्रतिनिधियों को सारे मामले की बात बताई जाएगी, क्या मामला है, किस मामले में किस कंपनी को इसमें एक्यूज बनाया गया है। ठीक है भाई, नॉर्मली कंपनी आदि पर मुकदमे कैसे चल जाएंगे? कोई कंपनी ने चीटिंग वगैरह की हो, किसी के साथ धोखाधड़ी की हो, भाई कंपनी पे आप हत्या का मुकदमा तो चलाने से रहे। क्यों मुगल आजम? बिल्कुल सर, वो तो ऐसा होता है जैसे ये डायरेक्टर है, ये को डायरेक्टर है, वो उनकी पार्टनर है। हाँ, उनकी सर एक चीज तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा अपनी, कि सपोज करो कि आई एम द डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ कमिटेड द ऑफेंस, और आफ्टर सम टाइम he left the company या he left the partnership, और बाद में अगर एफआईआर होती है उसमें कौन एक्यूज होगा? देखिए, सही मायने में तो ये तत्कालीन ही होना चाहिए। सीट पर कौन था उस टाइम? इसके ऊपर सर मेरे सामने एक केस आया, मैं इसलिए उन्होंने कंपनी के खिलाफ चेक डाले, प्रेजेंट का जो भी उनका को डायरेक्टर था या रिप्रेजेंटेटिव था वो पेश हुआ कोर्ट के अंदर। तो जज साहब ने माना कि इट विल बी कंसीडर्ड ऑन मेरिट, अभी तो हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। अच्छा, तो बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चीज देख रहा था कि उन्होंने यही प्ली लिया था कि मैं उस टाइम डायरेक्टर नहीं था, कंपनी मैंने बाद में ज्वाइन किया। आई एम नॉट लायबल फॉर क्रिमिनल एक्ट ऑफ द अर्लियर पर्सन। देखो, सामान्यतः नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत तो यही कहता है कि भाई आप जिस वक्त जो सीट पे था, भाई मान लीजिए आप इसको दूसरे तरीके से समझें। मान लीजिए बैंक में कोई गबन हो जाता है और बैंक में गबन करने वाला मैनेजर जो है वो 3 साल पहले था, बाद में परतें खुलती हैं गबन की, सपोज कीजिए, तो जो वर्तमान व्यक्ति सीट पे बैठा है उसकी लायबिलिटी थोड़े फिक्स कर देंगे आप? बिल्कुल सर, लेकिन सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे समरी ट्रायल केस होते हैं 138 के, स्पेशली इन 138, तो क्या होता है कि एक एआर आता है वो छोड़ देता है, फिर दूसरा कोई भी एआर अपीयर होता है और वो एविडेंस देता है, हम उसको क्रॉस करते हैं। जैसे कि भाई आपके सामने कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, आपके सामने कोई चेक नहीं दिया गया, लोन का एडवांसमेंट नहीं हुआ, व्हाटएवर जो भी वो क्रॉस में करते हैं। अपार्ट ऑफ इट कोर्ट क्यों कंसिडर करती है उनकी स्टेटमेंट का, उनको क्यों एग्जिबिट कर लेती है ऑब्जेक्टिव करने के बाद? हाँ, ये बात आपकी दमदार है कि जब हम मान लीजिए एक्यूज किसी को नहीं बना सकते इस बिहाफ पे, तो फिर उसकी तरफ से हम एज ए कंप्लेनेंट क्यों उसको ट्रीट करते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, क्योंकि ही इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस बॉडी।
एक्चुअली वही सही मसला ये है कि उस संबंध में जो आप बात कह रहे हैं, आपकी बात तर्कसंगत है, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूव कर रहा है आगे बंदा, है ना। और वहाँ एक्यूज नहीं है, वहाँ वो पीड़ित है, ठीक है ना। और एक रेजोल्यूशन के माध्यम से उस व्यक्ति को रिकॉर्ड पे आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मसले आते हैं कि जिस टाइम चेक इशू हुआ था, जिस टाइम 138 का मामला बना था, तब वहाँ कोई और व्यक्ति उस सीट पे बैठा हुआ था, तब उसका लीगल अफसर कोई और था उस कंपनी में। जिस टाइम बयान हो रहा है उस टाइम उसका लीगल अफसर कोई और है ना। तो ये जी सर, जिसने हाँ लोन दिया वो सिग्नेचरी अथॉरिटी डिफरेंट थी। हाँ, तो लोन कौन दे रहा है? लोन एक संस्था दे रही है, ठीक है। जी और संस्था अपने आप में इंटैक्ट है। संस्था में आने वाले व्यक्ति बदलते रहते हैं, लेकिन संस्था अपने आप में वो इंटैक्ट चली आ रही है। आप आज सीट पे कोई और है, कल सीट पे कोई और होगा। एक तरह से ऐसे ही आप मान के चलिए कि जैसे जज साहब के सामने केस पूरा सुना गया और फाइनल जजमेंट देने से पहले जज साहब का तबादला हो गया, दूसरे जज साहब सीट पे आ गए, तो वो पूरे ट्रायल को दोबारा थोड़ी सुनेंगे, वो तो केवल आर्गूमेंट सुनेंगे। नहीं सर, मेरा जो सवाल था बिल्कुल ठीक बात। उसके लिए तो सीआरपीसी में स्पेशल प्रोविजन है कि भाई अगर मान ले प्रेसिडेंसर ने अगर कोई कार्य की है तो ये यही मानी जाएगी कि इसके सामने हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें ये था कि जिसको हम एक्यूज नहीं बना सकते तो उसको एज ए कंप्लेंट क्यों ट्रीट करें सर? हाँ, थोड़ा वो सा ये देखिए, एक्यूज होने की लायबिलिटी डिफरेंट लायबिलिटी है। यहाँ चूंकि वो कंप्लेनेंट के तौर पे मामला चला आ रहा है, तो चूंकि कंप्लेनेंट उसमें वो व्यक्ति मात्र नहीं है जिस व्यक्ति से हम क्रॉस कर रहे हैं। कंप्लेनेंट वहाँ वो संस्था है, वो बैंक है, वो मतलब कि वो फाइनेंस कंपनी है, व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो अपना एक बाकायदा एक रिजोल्यूशन पास करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और बताएं कि अब मेरा व्यक्ति ये जो पहले था वो छोड़ के चला गया है, उसके स्थान पर ये अथॉरिटी है अब हमारी, ये रिप्रेजेंट करेगा हमें। हालांकि ये भी लीगली कोई करता नहीं है, नॉर्मली बस ऐसे ही आगे अपनी वो खड़े हो जाते हैं कि जी मैं हूँ, आज की डेट में मैं हूँ इस पद पे। सर कोई भी चीज डिस्कस करने के लिए नहीं, क्लास से अच्छा मौका नहीं मिलता कहीं भी, इवन एसोसिएशन में भी। हाँ। तो इसलिए मुझे इसलिए आया याद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जिसमें मनीष सिसोदिया जी दिल्ली गवर्नमेंट के वो 3 मंत्री बड़े बड़े नेता अंदर है, उसमें यही सवाल किया था कि आपने आम आदमी पार्टी को एक्यूज क्यों नहीं बनाया? इट इज बॉडी ऑल्सो, वो भी एक बॉडी है जो पार्टी है। सही बात है। वो कमेंट पढ़ रहा था जो कोर्ट ने किया था, तो उसमें सीबीआई और ईडी ये डिस्कस कर रही थी क्यों ना आम आदमी पार्टी को इसमें हम मुलजिम बनाए। तो वो भी अपने लीगल जो भी कंसल्टेंट है उनसे ये कंसल्ट कर रही है कि इसको किस तरह से एक्यूज बनाया जा सकता है। मतलब केजरीवाल जी को अल्टीमेटली आप अंदर करवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है। सर मैं किसी को नहीं करना चाह रहा, मैं तो बीइंग अ लीगल पर्सन डिस्कस कर रहा हूं, ओनली लीगल पॉइंट ओनली। क्योंकि उसके तो होल सोल वही है ना। सर जो भी है, लेकिन बतौर लीगल पर्सन हाँ, मैं सिर्फ यस यस, वी आर डिस्कसिंग हेल्दी डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। और ये जो क्लास में और हमारे साथी हैं, जो नए साथी हैं, उनको भी सुनकर समझकर अच्छा लग रहा होगा कि देखिए, किताबी ज्ञान हम एकेडमिक तौर पे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किताब पढ़ना, डायरेक्ट पढ़ना, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल मैदान में उतरते हैं तो वहाँ का फिनोमेना कुछ अलग ही नज़र आता है, नज़रिया वहाँ का कुछ अलग ही है ना। तो इसीलिए तो कह रहा था सर कि प्रैक्टिस में और थ्योरी में हाँ, जमीन और आसमान का फर्क है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड हमारा एकेडमिक जो थ्योरिकल जो मामला है। चलिए, अगला जो सबसेक्शन 4 है वो कह रहा है वेयर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कॉर्पोरेशन डज नॉट अपीयर एनी सच रिक्वायरमेंट एज इफ रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। ये कह रहा है जहाँ निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं होता है वहाँ कोई ऐसी अपेक्षा जो उपधारा 3 में निर्दिष्ट है लागू नहीं होगी। जहाँ कोई प्रतिनिधि हाजिर ही नहीं है तो 3 वाली बात आएगी ही नहीं। भाई जब प्रतिनिधि हाजिर नहीं है तो उसे सुना के समझा के सुनाएंगे समझाएंगे किसे? ठीक है। उपधारा 5 कहती है कि वेयर अ स्टेटमेंट इन राइटिंग परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन
or by any person by whatever name called, having or being one of the persons having the management of the affairs of the corporation to the effect that the person named in the statement has been appointed as the representative of the corporation for the purposes of this section is filled, the court shall, unless the contrary is proved, presume that such person has been so appointed. अब ये देखिए क्या बात कह रहा है 5, ये कह रहा है जहाँ निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, ठीक है, कहीं उसको आप प्रबंध निदेशक कह दें, कहीं आप सीईओ कह दें, जो उनकी मर्जी है वो अपने हिसाब से क्या पद नाम उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, जो निगम के कार्यकलाप का प्रबंध करता है। मेन चीज़ ये है कि वो उसका सर्वे सर्वा है, प्रबंधक है या प्रबंध करने वाले व्यक्तियों में से एक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। हस्ताक्षर किया गया तात्पर्य इस भाव का लिखित कथन फाइल किया जाता है कि कथन में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगम के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वहाँ न्यायालय जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किया गया है। कॉन्ट्रेरली कोई डिस्प्यूट कर दे उस बात को, उस नियुक्ति को चैलेंज कोई कर दे, तब तो चैलेंज देखा जाएगा। यदि उसको चैलेंज नहीं किया जा रहा है, कॉन्ट्रेरली प्रूव नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ प्रिजम्पशन ली जाएगी कोर्ट के द्वारा कि ऐसा जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये वास्तव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा या सीईओ के द्वारा या जो भी उसे आप प्रबंध निदेशक कहें, मैनेजिंग डायरेक्टर कहें, मैनेजर कहें, किसी भी नाम से आप पुकारें, तो जब तक तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, कोर्ट को यहाँ प्रिजम्पशन एक कोर्ट करती है कि यही वो व्यक्ति है जिसको यहाँ के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है कंपनी के द्वारा। इज दैट क्लियर रेनू? तो सर इसका मतलब ये है कि ये ऑनस उस बंदे के ऊपर आ गया कि उसको ये साबित करना है कि मैं नहीं था। अगर कंपनी ने किसी को डिपोट कर दिया और कोर्ट तो यही परज्यूम करेगी जब तक उसको प्रतिकूल साबित ना किया जाए कि यही बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो इट मीन्स कि ऑनस उस व्यक्ति के ऊपर है जी। अगर कोई आपत्ति उठती है किसी प्रकार की जी, ठीक है, नहीं उसको प्रतिनिधि के रूप में मानेगी, है ना? हाँ, सेल वर्ड भी बिल्कुल है ना सर, बिल्कुल, शेल है तो ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। लेकिन इसका मतलब सर यही हुआ ना कि उस बंदे के ऊपर ऑनस आ गया बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। उस चीज को साबित करे कि भाई मैं वो नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाँ इस प्रकार की कोई बात वो कहता है तो साबित करने का भार उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। बिल्कुल। ठीक है। या फिर कोई और व्यक्ति चैलेंज करता है इस बात को तो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ देन तो हाँ। वो तो सर वही है कि जो क्लेम करेगा that will be- जो बोलेगा वही कुंडी खोल लेगा, जी ठीक है ना? उपधारा 6 कहती है कि इफ ए क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन अपियरिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉर्पोरेशन इन एन इंक्वायरी और ट्रायल बिफोर ए कोर्ट इज नॉट सच रिप्रेजेंटेटिव द क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। तो उपधारा 6 ने और क्लियर कर दिया। वो कह रहा है कि यदि ये प्रश्न उठता है कि न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण में निगम के प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने वाला व्यक्ति ऐसा प्रतिनिधि है या नहीं है, तो उस प्रश्न का अवधारण न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, दैट डिटरमाइन करेगा और उसके संबंध में वो जैसी जांच चाहे वैसी कर सकता है, न्यायालय है। इज दैट क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर हो गया सर, वो तो सबूत देना ही पड़ेगा, न्यायालय मनमानी तो क्या करेगा। अब अगला जो सेक्शन 306 है, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इस पे 306। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ। ये मैं बहुत दिन से पढ़ना चाह रहा था, ये हाँ। अक्सर सवाल आता है। टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिश, सह अपराधी को क्षमादान, ठीक है। अब ये जो सह अपराधी शब्द आया है ये क्या है, पहले इसे समझ लीजिए, ये कहाँ है? सह अपराधी हमने कहाँ पढ़ा है? कल्पना पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है? सर वैसे एविडेंस में धारा 133 में है। बहुत बढ़िया। देखो कल्पना जी के कंसेप्ट बड़े अच्छे क्लियर हो रहे हैं। मुगल आजम कल्पना हमारे साथ, हमारे सबसे पुराने छात्रों में से हैं। हमारी इस क्लास में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए, लेकिन एनू और कल्पना और अमित भाई अभी कहीं व्यस्त हैं। अमित भी एक स्थायी स्तंभ है हमारी इस छोटी सी क्लास के, है ना? और बहुत मेहनत से ये लोग लग रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी
और आप भी हमारी क्लास के ऐसे ही मेंबर बनते जा रहे हैं जो हमारे से डिस्कस कर रहे हैं, अपनी ज्ञान की बातें हमें समझा रहे हैं, हमसे कुछ समझ रहे हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं। यही हमारी क्लास का मोटो है, ठीक है ना। तो जब कल्पना जी शुरू में आई थी तो ये बोलती नहीं थी, बिल्कुल भी चुप रहती थी। तो हमने कहा कि आप बोलो, उल्टा बोलो, सीधा बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, दैट डजेंट मैटर। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आप कुछ समझ नहीं पाओगे जी। जी सर। तो अब टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिश बताया है 133 एविडेंस एक्ट में, और सह अपराधी का मतलब है जो अपराध में करने में सहयोगी हो, उसे आप सह अपराधी कह सकते हैं। और एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि सह अभियुक्त और सह अपराधी, इस पे भी अंतर पूछा जाता है मुगल आजम। जी सर। ठीक है ना। तो को एक्यूज और एकम्प्लिस, ये दो वर्ड अलग अलग वर्ड हैं। इनको आप जो है पर्यायवाची या समानार्थी, है ना, या एक दूसरे के पैरेलल ना समझें। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, कौन बताएगा? जी मुगलिया, हाँ बताइए। जो मैं समझता हूँ सर, वैसे सह अपराधी हु पार्टिसिपेट टू कमिट एनी ऑफेंस, और को-एक्यूज हो सकता है कि को-एक्यूज कोई भी हो सकता है। को-एक्यूज का मतलब ये है कि वो उसकी सलाह मशवरे में भी साथ रहा हो, उसके षड्यंत्र में भी साथ रहा हो। लेकिन सह अपराधी वो है who डायरेक्टली पार्टिसिपेट टू कमिट द ऑफेंस, मेरे हिसाब से। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए, सह अपराधी कई मामलों में हो सकता है कि 5 लोगों ने मिलके कोई अपराध किया हो और पकड़ में 4 ही आ पाए हों, एक्यूज 4 ही बन पाए हों, 5वां सह अपराधी तो है लेकिन क्यों एक्यूज नहीं है। तो जो सह अपराधी का कंसेप्ट है वो एक्यूज से थोड़ा बड़ा घेरा मान लीजिए, आप उसे बड़ा दायरा मान लीजिए। ये संभव है ना मुगल आजम? बिल्कुल सर। हाँ, कि 10 लोगों ने मिलके कोई कर्मकांड किया और उसमें से 6 लोग ही पकड़ में आ पाए। 4 लोग जो है वो अपराध में तो साथ थे, सहभागिता उनकी पूरी थी, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से थी, चाहे वो उसमें षड्यंत्रकारी थे, चाहे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना। तो को एक्यूज वो बने जिनको चार्जशीटेड किया गया, जिनके खिलाफ न्यायालय में आरोप की विरचना की गई, जिनके खिलाफ आरोप वहाँ ट्रायल चल रहा है। तो एक तरह से सह अपराधी का जो दायरा है वो को एक्यूज से बड़ा दायरा है। एक बड़े गोले में एक छोटा गोला सह अभियुक्त का मान लीजिए और बड़ा गोला जो है वो सह अपराधी का मान लीजिए। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। कई लोग 319 में तलब होते हैं तो वो सह अपराधी रहते हैं तब तक जब तक वो पिक्चर में नहीं है को एक्यूज के तौर पे। क्लियर हुआ एनो? यस सर। तो यहां बात को एक्यूज की ना करके सह अपराधी की बात की जा रही है। ये कह रहा है with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence to which this section applies, the Chief Judicial Magistrate or a Metropolitan Magistrate at any stage of the investigation or inquiry into or the trial of the offence, and the Magistrate of the first class inquiring into or trying the offence at any stage of the inquiry or trial may tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as a principal or abettor in the commission thereof। देखिए, ये जो 306 की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले आप ये समझ लीजिए। कई सारे मसले ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको कोई डायरेक्ट एविडेंस प्राप्त नहीं होती।
अगर किसी मामले में कोई अपराध हुआ और अपराध के लिए आपके पास डायरेक्ट एविडेंस है एक्यूज के खिलाफ, तो आपको 306 में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 306 में जाने की आवश्यकता तब पड़ती है जबकि बिल्कुल घुप अंधेरे में सारा मामला पड़ा हुआ है, कोई क्लू मिल नहीं रहा है। हाँ, एक्यूज का पता लग रहा है लेकिन परिस्थितियां क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ ये 306 पिक्चर में आती है और वहाँ किसी उन्हीं में से जो उस कृत्य को करने वाले लोग हैं, उन्हीं में से किसी को एक तरह से क्षमादान देकर सरकारी गवाह बना लिया जाता है कि भाई तू सारी कहानी को यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर दे तो हम तुझे माफ़ कर देंगे और बाकियों को साफ कर देंगे। ठीक है। तो सर ये सेक्शन 154 अप्रूवर, ही विल बिकम अप्रूवर, ये उसके साथ से ठीक होगा ना सर? हाँ, वो सही मायने में वो उसको वही तो बनाया जा रहा है कि भाई आप मामले का जो है हमारे सामने पूरा पिक्चर इसकी क्लियर कर दीजिए। ठीक। तो कहता है कि किसी ऐसे अपराध में जिसे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबंध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में, ये ध्यान रखिएगा, अन्वेषण में भी, जांच में भी और विचारण में भी, ये कहीं भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि ट्रायल भी किया जाएगा। ठीक है। और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का जिनकी उसे जानकारी हो पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे। तो क्या समझ आया भाई कल्पना? जी सर। क्या समझे आप यहाँ तक, उपधारा 1 तक? सर इसमें कुछ इसी तरह तो है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट जो सह अपराधी है जांच विचारण के पश्चात तो सर उसे क्षमादान कर सकता है। किसको? और जो भी सह अपराधी को, उसमें से वो एक तरह से मैं मतलब कुछ ये समझो कि एक व्यक्ति को उनमें से अपने पाले में लेके आने की बात है। दो पक्ष होते हैं, प्रोसिक्यूशन और दूसरा कौन सा पक्ष हुआ सामने वाला, डिफेंस। तो हम एक तरह से घर का भेदी लंका ढाए का सिद्धांत लागू होता है यहाँ 306 में। क्यों बोले आजम? बिल्कुल सही सर, एग्जाम्पल दिया है। मतलब इससे सरल तरीका समझने का कोई नहीं हो सकता, बाकी आप अपनी भाषा में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत यहाँ लागू होता है। वो उसी का एक बंदा अपनी तरफ मिला लेता है प्रोसिक्यूशन डिफेंस का कि भाई तू आ जा और तू अपनी बात इनके खिलाफ आके तू बता दे कि रावण का सिर कैसे कटेगा। तो वो बताता है कि जी नाभि में तीर मारो आप इसके, तो इसका जो अमृत है वो सूख जाएगा, तभी मरेगा, इससे पहले नहीं मरेगा ये। सर एक सवाल सर जी। सपोज करो हम किसी को अप्रूवर बनाने के लिए रेडी करते हैं, तो या तो वो स्वेच्छा से स्टेटमेंट दे या फिर प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन लगाए। इसमें सर कौन सा सिद्धांत लोग आए, या वो खुद एप्लीकेशन मूव करे फॉर द कोर्ट कि आई एम रेडी टू बिकम, मतलब सरकारी गवाह बनने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, अभी आगे की प्रक्रिया देखते हैं। सारी प्रक्रिया, आपके सारे क्वेश्चन रिमूव हो जाएंगे, ये सारी व्यवस्था यहीं बताई जाएगी। जी। उपधारा 2 क्या कहता है? उपधारा 2 कह रहा है दिस सेक्शन अप्लाइज टू, कहाँ ये अप्लाई होगा उसकी बात उपधारा 2 कह रहा है 306 का। ये कह रहा है कि एनी ऑफेंस ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय द कोर्ट स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952। तो ये कह रहा है उपधारा 2 की सब क्लोज का ये कह रहा है कि अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा या दंड विधि संशोधन अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध, पहले तो ये इसके अंडर में आता है। बी कह रहा है कि एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years और विद अ मोर सेवर सेंटेंस। ये कह रहा है कि ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो
या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध। ठीक है, दो चीज़ें इसमें बता दी, 7 वर्ष तक की या उससे कोई अधिक कठिन दंडनीय। तो पहले वाले में तो सत्र न्यायालय को कवर कर दिया और दूसरे वाले में 7 वर्ष तक की सजा के मामले में कवर हो गया भाई। तो उपधारा जी जी ए और बी को मिलाएं तो मजिस्ट्रेट भी कवर हो गया और सेशन भी कवर हो गया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। जी सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा जी। जैसे इसमें बी में ये है कि एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विद एक्सटेंड टू 7 ईयर और विद मोर देन सिविल सेंटेंस। तो इसमें मेरा ये है सर, इसमें स्पेशली ये है कि जो ऑफेंसेस जिनमें स्पेशली डिस्क्राइब इन द आईपीसी कि वो 7 साल तक की सजा के हैं और मोर देन 7 ईयर्स है। बिल्कुल। जैसे जो ऑफेंस जिसमें अप टू 3 ईयर्स है, अप टू 2 ईयर्स है, अप टू 1 ईयर्स है, वो इसमें कवर नहीं। ये कह रहा है एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। मे एक्सटेंड जिसको किया जा सकता हो 7 साल 7 वर्ष तक की, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो, तो यानी कि 7 वर्ष से नीचे वाले भी तो कवर हो जाएंगे। सर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात है वो, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने लिए क्लेरिफाई कर रहा हूँ। जैसे 420 है, 420 है, उसमें मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। अब जैसे 379 है, उसमें अप टू 3 ईयर्स ओनली। तो ये 379 भी इसमें कवर होगा और 420 भी इसमें कवर होगा। विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, है ना। ठीक है। हाँ, और इसकी उपधारा 3 कह रही है कि एवरी मजिस्ट्रेट हु टेंडर्स ए पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 shall record a his reasons for so doing, b whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made, and shall on application made by the accused furnish him with a copy of such record free of cost। ये कह रही है उपधारा 3 कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन क्षमादान करता है ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। सबसे पहले तो वो रीजनिंग बताएगा ना कि क्यों क्षमादान करने की आवश्यकता पड़ रही है। वो लिखेगा कि कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, कोई गवाह ही नहीं आ रहा है इनके खिलाफ गवाही देने के लिए, तो इन्हीं में से एक हमें अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा। वो रीजनिंग लिखेगा इस बात की। बी कह रहा है, इसका पार्ट ये कह रहा है कि यह अभिलिखित करेगा कि क्षमादान उस व्यक्ति द्वारा जिसको वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं। क्षमादान का ऑफर एक तरह से टेंडर ऑफ पार्डन कौन कर रहा है? कोर्ट कर रही है। मुगल आजम, आपकी सवाल जो भी क्वेश्चन आया था आपका कि सर कौन कहेगा? सर हाँ। अब मैं यही पूरा अब इससे थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल समझना चाहूंगा सर। एक केस आया था 420 का चंडीगढ़ के अंदर सर। क्लाइंट्स हमारे यहाँ के थे। उसमें पुलिस वालों ने ऑफर किया कि भाई आप कोर्ट में स्टेटमेंट दे दो कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मतलब अब मुझे वो केस अच्छे से याद आ रहा है और ये सामने ये अब धारा है। तो उन्होंने एप्लीकेशन ली प्रोसिक्यूशन से कि भाई इसके ऊपर किसी का कोई जोर दबाव नहीं है और ये अपने आप को अप्रूवर बनना चाहता है। तो जब कोर्ट में उन्होंने अप्रूवर बनने के लिए एप्लीकेशन मूव की, तब ये चीज सामने आई थी सर। हाँ, तो मतलब ये एक तरह से आपका कहना का मतलब ये है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। हाँ, पहले आपका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से टेंडर ऑफ पार्डन कोर्ट की तरफ से भी हो सकता है और एक्यूज जो है वो वॉलंटरीली भी आ सकता है पिक्चर में। हाँ, तो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो सेक्शन 164 का सब क्लोज 5 उसमें रिकॉर्ड की थी। हाँ, 164 में रिकॉर्ड होगी बाकायदा, एक तरह से उसका कन्फेशन ही तो आ रहा है वो। तो सर हाँ, मैं वो सिर्फ मैं जो क्लेरिफिकेशन था ना वो ये था कि वो एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन लगाएगी या कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है या एक्यूज इन राइटिंग कोई एप्लीकेशन मूव करेगा। देखो अभी हम धारा 3 पढ़ रहे हैं। 3 में क्या आया कि देखिए टेंडर जो शब्द आया है इसमें, है ना। तो टेंडर जो है ये किसी भी तरफ से हो सकता है। टेंडर होता क्या है पहले आप ये समझें। व्हाट इज द टेंडर? टेंडर शब्द आपने सुना होगा, बाकायदा सभी लोग जानते होंगे। टेंडर निकला है, टेंडर आया है। तो टेंडर का तो इट मींस कि ऑफर्ड बाय कोर्ट। ये इट मे बी ऑफर्ड बाय कोर्ट और एक्यूज एज वेल।
कोर्ट ने ऑफर किया, एक्यूज ने कंसेंट दी, हाँ। उस कंसेंट को वेरीफाई किया हाँ कि अंडर कोई भी अंडर इन्फ्लुएंस या बिल्कुल कोर्शन या बिल्कुल कोई दबाव, लालच, डर, भय या बिल्कुल कोई और बात तो नहीं, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, बिल्कुल बिल्कुल देन ही प्रोसीड बिल्कुल। फर्दर। देखिए देखिए, जहाँ देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। कोर्ट को आवश्यकता होगी तो वो टेंडर करेगा, वो कहेगा भाई आ जाओ। जहाँ कोर्ट को आवश्यकता ही नहीं है, 1000 मुलजिम खड़े होकर टेंडर करने लगे, सर मैं सरकारी गवाह बनना चाह रहा हूँ, कोर्ट कहेगी मुझे जरूरत ही नहीं है तेरी सरकारी गवाही की, मेरे पास तो पहले से एविडेंस है तेरे खिलाफ, सबके खिलाफ है। क्यों? ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल, ये अभी आप क्लियर हो गया ना सर? है ना। जी। तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, और ये हर केस में डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, है ना। वो ठीक है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो तो ठीक है। हाँ। एक सिर्फ एक प्रोसीजरल जो सिस्टम है, उस हाँ, प्रोसीजर को वो समझने के प्रोसीजरल लिए सिस्टम यही है कि दम उस बात में है जहां न्यायालय टेंडर करे। न्यायालय टेंडर कब करेगा? जब प्रोसिक्यूशन के पास कोई गवाह नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है ना। और जब एविडेंस है उसके पास, तो भले ही वो एक्यूज आके खड़ा हो जाए अपना एप्लीकेशन लेके, सर मुझे आप सरकारी गवाह बना लो, वो कहेंगे तो चुपचाप पीछे खड़ा हो जाए जाके, तेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत मसाला है तुम्हें कन्विक्टेड करने के लिए। तो ये तो उस परिस्थिति के लिए है जहाँ के कोई मिल नहीं रहा है कुछ, है कि नहीं? ठीक है सर, अब क्लियर है। हाँ बिल्कुल सर। चलिए, तो आगे क्या कह रहा है कि यह अभिलिखित करेगा कि क्षमादान उस व्यक्ति द्वारा जिसको कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं। ठीक है। और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा। तो ये दोनों ऑप्शन आगे नहीं आगे इसी धारा में, आवेदन अभियुक्त की तरफ से भी आ सकता है। बिल्कुल सर, फिर वो केस याद आ गया, आप फिर हंसोगे सर। मेरे कोलीग जो क्लासमेट है ये भी कहेंगे कि भाई मैं इस सर का सबसे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। फिर वो आ गया, वो कौन सा भट्ट था ना जो सरकारी गवाह बना, फिर भी आजीवन कारावास सुनाई उसको। संजीव भट्ट नहीं सर, वो कश्मीर का सलमान भट्ट, क्या नाम था उसका, अच्छा अच्छा अच्छा, जो टेररिस्ट को फंडिंग करता था, जो टेररिस्ट को फंडिंग करता था। ओके ओके ओके। चलिए, उपधारा 3 क्लियर हो गया, उपधारा 4 देख लेते हैं। उपधारा 4 कह रही कि एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर और पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be examined as a witness in the court of the magistrate taking cognizance of the offence and in the subsequent trial if any. B. Shall, unless he is already on bail, be detained in custody until the termination of the trial. 5. उपधारा 4 देख लेते हैं पहले। उपधारा 4 कह रही कि उपधारा 1 के अधीन क्षमादान स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चातवर्ती विचारण में यदि कोई हो साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। ठीक है। तो पहले तो उसको संज्ञान लेने वाला जो मजिस्ट्रेट है वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और पश्चातवर्ती यदि कोई विचारण है, मान लीजिए ट्रायल बाय सेशन है, तो ट्रायल बाय सेशन है तो फिर वहाँ भी उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। बी कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर ना हो विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा। अगर वो जमानत पे है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो जमानत पर नहीं है पहले से तो उसको अप टू ट्रायल जो है वो कस्टडी में ही रहेगा। ठीक। और नंबर 5 कह रहा है कि वेयर अ पर्सन हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर और पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1 and has been examined under subsection 4, the magistrate taking cognizance of the offence shall, without making any further inquiry in the case, A. commit it for trial. ठीक है। To the court of session if the offence is triable exclusively by that court, or if the magistrate taking cognizance is the chief judicial magistrate. और सेकंड कह रहा है to a court of special judge appointed under the Criminal Law Amendment Act 1952 if the offence is triable exclusively by that court. और बी कह रहा है in any other case make over the case to the chief judicial magistrate who shall try the case himself. अब उपधारा 5 ये बता रही है कि जहाँ किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के अधीन किया गया क्षमादान स्वीकार कर लिया है। देखिए, दान एक ऐसी चीज़ है
गिफ्ट जब हम गिफ्ट कौन से एक्ट में पढ़ते हैं हम लोग, कल्पना? सर मुस्लिम एक्ट में। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में नहीं सर, टीपी एक्ट में पढ़ते। टीपी एक्ट में दान है। 122। हाँ, टीपी एक्ट में दान पढ़ते हैं। और दान की एक विशेषता ये है कि दान का एक्सेप्टेंस जरूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ भी एक्सेप्टेंस वर्ड आया है। ये जो क्षमादान है ये भी वैसा ही दान है कि इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अब दान को एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी बनाया गया? देखिए, दान जो एक ऐसी चीज है कि उसको हर एक व्यक्ति लेना पसंद नहीं करेगा, मुगल आजम। जी सर। तो इसलिए कानून ने दान का एक्सेप्टेंस मस्ट बनाया है। जब तक जो दान ग्रहीता है वो एक्सेप्टेंस ना दे दे अपनी, तब तक दान वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती है। और वो इसलिए रखा गया कि भाई हर व्यक्ति की अपनी एक आत्मसम्मान भी तो कोई चीज़ होती है। जी जी। तो बोले कि मैंने इसे फला को दान दे दिया, तो भाई दान जब तक सामने वाला एक्सेप्ट ना करे, आपके दान का ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। बात जो है बात की बात होती है। जी। आपने किवदंती शायद सुनी ना हो, मैं बता देता हूँ। जो मोदी सेठ हुए हैं, जिनके नाम पे मोदी नगर बसा हुआ है ना? तो अपने बुरे दिनों में उन्होंने किसी महाजन के यहाँ एक अपना चांदी का लोटा गिरवी रखे कुछ पैसा लिया था बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है? और वो जो गिरवी का समय था वो बीत गया, वो उसे क्या उन्मोचित नहीं करा पाए। ठीक है? फॉरफिट हो गया। हाँ। तो अब फिर मोदी पे समय आया, मोदी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चली, बहुत अच्छा समय गुजरा। तो उस लोटे के उन्मोचन के लिए मोदी की तरफ से यहाँ तक हमने सुना है कि पूरी की पूरी अपनी एक मेल, अपनी फैक्ट्री देने को तैयार था अगला बंदा, कि भाई तू मेरा लोटा दे और मेरे से एक फैक्ट्री ले ले इसके बदले में। अगले ने कहा नहीं भाई, ये तो फॉरफिट हो चुका है, मोदी का लोटा मेरे यहाँ गिरवी रखा हुआ है, ये बात तो दुनिया जानेगी। अब अगर ऐसी बात ना होती तो मैं यहाँ ये आपको किवदंती बता थोड़ा ही रहा था मैं। ठीक है ना? तो इसी प्रकार यहाँ टू दिस सेक ऑफ सेल्फ है, उन्होंने एक फैक्ट्री देना इसलिए एक फैक्ट्री देने के लिए इसलिए तैयार हो गए थे ना, टू द सेक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। बस वो कह रहे थे भाई मेरा लोटा तेरे यहाँ गिरवी रखा हुआ है, तो मेरा एक आत्मसम्मान तेरे पास रखा हुआ है, लोटा दे से। उसने कहा लोटा नहीं लौटाया जाएगा बेटा। जी। तो कहाँ थे? ये कह रहा है कि अधीन किया गया क्षमादान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा 4 के अधीन परीक्षा की जा चुकी है। तो वहाँ अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना मामले को, यदि एक्सक्लूसिवली सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किए जाने वाला मामला है, तो उसको कमिट कर देगा कि भैया अब मामला जज साहब सुनेंगे बड़े वाले। ठीक है ना? सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। किसको? सेशन न्यायालय को। और सेकंड, हाँ, और सेकंड कह रहा है कि यदि अपराध अन्यथा दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारणीय है, तो फिर उस स्पेशल कोर्ट को वो कमिट हो जाएगा। कई मामलों में स्पेशल कोर्ट बनी होती है ना। जी सर, जैसे SC/ST एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, तो EC एक्ट है। हाँ, तो अगर ऐसा कोई मसला है, हालांकि उनकी डायरेक्ट रिमांड वही होते हैं आजकल, है ना? सीधा ही मजिस्ट्रेट तो पास ओवर ही कर दिया है उसमें। मजिस्ट्रेट वाला काम ही वही करते हैं, डायरेक्ट रिमांड ही वही होगा, डायरेक्ट कॉग्निजेंसी वो लेंगे, है ना? और इसका बी पार्ट कह रहा है कि किसी अन्य दशा में मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा, जो उसका विचारण स्वयं करेगा।
क्या मतलब हुआ कि क्षमादान वाले मामले को, अगर कोई मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनेगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसकी बी उपधारा यही कह रही है। किसी अन्य दशा में मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण जी सर, स्वयं करेगा। मतलब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। हाँ, उसको सीजीएम को स्पेशल पावर है कि आप क्षमादान वाले मामले को, चूंकि आप पेरेंट कोर्ट हैं, आप अच्छे से इस मामले को समझ पाएंगे, तो ये मामला वहाँ चला जाएगा। और इसकी धारा 307 कहती है भाई पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। ये कह रहा है एट एनी टाइम आफ्टर कमिटमेंट ऑफ ए केस बट बिफोर जजमेंट इज पास्ड द कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड मे with a view to obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any such offence, tender a pardon on the same condition to such person। और 307 ये इसका बता रहा है कि मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय किंतु निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबंध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमादान कर सकता है। ये 307 ने स्पेसिफिकली बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। तो सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।